लास्ट चैप्टर आपकी बुक का इनकम डिटर्मिनेशन, जल्दी से निकालो। मॉड्यूल में पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। सुनो इधर देखो, ये चैप्टर जो है आपको ये बताएगा कि ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि इकोनॉमी में इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कितना होना चाहिए। जैसे आज हमारे देश का जीडीपी 5th लार्जेस्ट है, तो क्या हम ये मान लें कि इस लेवल पे जो भी जीडीपी है हमारा, मान लो हमारा जीडीपी है $3 ट्रिलियन, तो क्या ये जीडीपी एकदम परफेक्ट है, इक्विलिब्रियम है? नहीं सर, जब तक फर्स्ट पे नहीं पहुंच जाते तब तक तो, अभी तो 5th पे ही है। चलो किसी दिन फर्स्ट पे भी पहुंच जाएंगे, आमीन तो बोलो यार। ठीक है, अभी मान लो किसी दिन में हम फर्स्ट पे भी पहुंच गए, अमेरिका को भी पीछे कर दिया, उस लेवल पे हमारा जीडीपी और ज्यादा हो गया, मान लो $10 ट्रिलियन हो गया, तो क्या अब ये इक्विलिब्रियम है, यहां रुक जाए? तुम्हें क्या पता, ये चैप्टर पढ़ाया क्या तुम्हें? नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता। ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि इनकम और आउटपुट का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। पहली बात, चैप्टर शुरू करने से पहले जो मेरा पहला पेज है ना, वो कोर्स में नहीं है तुम्हारे, लेकिन वो मैं पढ़ाता हूं हर साल, वो थोड़ा जरूरी है, थोड़ी हिस्ट्री बताना। ये पूरा चैप्टर जो है, इसमें जितनी भी थ्योरीज तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो भी कुछ पढ़ाऊंगा, वो सब प्रोफेसर कीन्स ने दिया है, जॉन मेनॉर्ड कीन्स, JM कीन्स पूरा नाम है इनका। अब कीन्स जो थे वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी मॉडर्न थी, वो नई सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी, उसके पहले कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी थे, उनकी भी थ्योरीज पढ़नी जरूरी है, वो किस तरीके से डिजास्टर्स साबित हुई ये भी पढ़ना जरूरी है। फिर कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले के इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल आते हैं, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरीज दी है, नाम सुना होगा अल्फ्रेड मार्शल का, है ना। और अल्फ्रेड मार्शल के अलावा AC पिगू करके थे, ठीक है, और जैसे एडम स्मिथ की बात करी थी, ये भी सब क्लासिकल है। ठीक है, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी दी ना, इन्होंने एक गलती हो गई, इन्होंने माइक्रो की थ्योरी तो बहुत जबरदस्त दी, लॉ ऑफ डिमांड दिया, लॉ ऑफ सप्लाई दिया। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, हमारा आउटपुट पहले तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा और फाइनली डिक्लाइन हो जाएगा। तो व्हाटएवर दे हैव सेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज 99% एक्यूरेट। बट जब यही इकोनॉमिस्ट मैक्रो में आए तो इनकी थ्योरी मैक्रो में डिजास्टर्स साबित हुई, क्योंकि इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी ऑब्जर्वेशंस थे वो एज इट इज अप्लाई कर दिए मैक्रो पे। इन्होंने कहा कि जैसे एक बंदे की प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाती है, ऐसे पूरी इकोनॉमी में भी ऐसे ही होगा। आप हर चीज की प्राइस बढ़ा दोगे तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाएगी, जबकि ये गलत है। आज अगर मान लो मैंने इसका वाइवा लिया और ये अच्छा वाइवा दिया इसने, तो क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल लूं कि इस क्लास में सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका वाइवा अच्छा गया है, या इसका वाइवा खराब गया है तो इस क्लास में सारे डब्बे कोई भी पढ़ने वाला? हाउ कैन यू जज द एंटायर इकोनॉमी विद ओनली वन इंडिविजुअल यूनिट? आप किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की प्राइस से, डिमांड से, सप्लाई से पूरी इकोनॉमी को कैसे समझ सकते हो? बेसिक सी बात है। ये गलती इन लोगों से हुई। किन से? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इन लोगों ने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक व्यू बनाया कि जैसे डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस होती है और इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में आती है। अब कभी प्राइस, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस और बढ़ जाएगा और फिर ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इकोनॉमी में कभी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ही नहीं, इकोनॉमी में कभी डिमांड सप्लाई
एक दूसरे से ज्यादा होंगे ही नहीं। हमेशा डिमांड किसी ना किसी लेवल पे सप्लाई के बराबर हो जाएगी, सप्लाई किसी ना किसी लेवल पे डिमांड के बराबर हो जाएगी, एंड देयर वुड बी नो अनएम्प्लॉयमेंट और नो और इकोनॉमी विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी हमेशा किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम। ये किसका मानना था? क्लासिकल। अब जब प्रोफेसर कीन्स का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा पागलपंती है ये तो, सब ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, इन लोगों ने एक सप्लाई दिया जो आज तक कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इन लोगों ने एक लॉ दिया, सॉरी लॉ, सप्लाई क्या दिया, इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ मार्केट, इनका वाला, ठीक है। इन्होंने कहा सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगा, जितना माल बनाओगे सब बिकेगा, कभी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होगा ही नहीं। कचरा बनाओगे तो कचरा भी बिकेगा, बनाओ बस माल। अब इनकी बाउली जैसी बातें सुन के लोगों ने बना लिया और बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है। फिर जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया तो उस समय हमें समझ में आया कि ये तो बाउली जैसी चीज है, बहुत सारा माल बच गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो 29 से लेकर 31 तक पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया और उस समय लोगों को समझ में आया कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज है कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, कि जो भी माल बनाओ सब बिक जाएगा, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओवर प्रोडक्शन भी होगा, अंडर प्रोडक्शन भी होगा, इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकती। फिर कीन्स ने बोली ये बात, और कीन्स ने अपनी एक किताब लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये उनकी किताब का नाम है। उस किताब में उन्होंने पूरी इकोनॉमी को समझाया, ठीक है। ये किताब अगर किसी को पूरी पढ़नी हो, आपको तो सिर्फ एक चैप्टर है, तो अगर आप लोग कुकू एफएम वगैरह यूज करते हो तो इसके ऊपर इसकी ऑडियो बुक भी है। ऑडियो बुक में क्या होता है, हर चैप्टर की छोटी छोटी समरी होती है। अभी तो एग्जाम में टाइम नहीं होगा, कभी बाद में हो तो सुनना, ठीक है। उसके ऊपर वो लोगों का पूरा, इस किताब का पूरा ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, छोटा छोटा समरी टाइप, 15-15, 20-20 मिनट, बहुत सारी बातें उसने बताई। उसमें से एक चैप्टर आपको इधर पढ़ाया गया है। कीन्स बहुत पॉपुलरली नॉन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी थ्योरीज दी, इतनी सारी चीजें बताई, उसमें से कुछ चीजें आपको बताई गई है अभी इस चैप्टर में। अब ये कीन्स का कहना था कि भैया सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, ये तो गधों जैसी चीज है और इकोनॉमी कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप डिमांड सप्लाई से देख रहे हो इकोनॉमी को देखो आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। अगर आप जसप्रीत का वाइवा लेके पूरी क्लास की परफॉर्मेंस जज कर लोगे तो बेवकूफी है। एक एक का वाइवा लो, एक एक बच्चे से पूछो, फिर पता चलेगा क्लास में परफॉर्मेंस क्या है। एक एक बच्चे से पूछो, तो आप क्या करो, पूरी इकोनॉमी में जितना भी माल बनता है सारा निकालो, सबकी डिमांड अलग अलग कैलकुलेट करो और एग्रीगेट डिमांड निकालो, डिमांड नहीं, एग्रीगेट सप्लाई निकालो, सप्लाई नहीं। आप सिर्फ डिमांड सप्लाई से इकोनॉमी को जज नहीं कर सकते। तो उसने डिमांड को रिप्लेस किया एग्रीगेट डिमांड से और सप्लाई को रिप्लेस किया एग्रीगेट सप्लाई से, और चैप्टर में आगे उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इन बावलों ने एक और बात बोली कि देश में कभी अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। अगर कभी गलती से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो इन्होंने कहा कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है ना, ऐसे लेबर की क्या करो, वेजेस कम कर दो। तो लेबर की वेजेस कम करोगे तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो जाएगा। ये ना गले में उतरने वाली उल्टी सुल्टी बातें इन सारे क्लासिकल, हालांकि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये माइक्रो में बड़े फेमस थे, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल के लिए तो आपने पढ़ा होगा, ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप एक घर अगर अच्छा बना देते हो तो जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे बिल्डर हो, हाँ, और आप पूरी सोसाइटी अच्छी बनाओगे, ठीक है, आपका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, या आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है तो आप ओवरऑल भी एक बहुत अच्छे मेरिटियस स्टूडेंट हो, ठीक है। आपका मेरिट तो 5 सब्जेक्ट से ही पता चलेगा। तो आप एक किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो, इट डजंट मीन कि आप पूरे सारे सबके अंदर ही अच्छे हो। सेम ऐसे ही इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी अच्छी दी, तो जब ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे थे तो दे आर राइट, बट इन्होंने जब वो इंडिविजुअल यूनिट की ऑब्जर्वेशन पूरी इकोनॉमी पे डाल दी तो दे ऑल वो प्रूव रॉन्ग, और वो सब क्या साबित हुई, गलत साबित हुई। ये थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अभी मैं आपको कीन्स के बारे में पढ़ाऊं, एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं, पढ़ो।
क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम टिक करो, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, J.B. सॉ, प्रोफेसर मार्शल, पिगू, दीज आर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अंडरलाइन करो, they studied economic problem by analyzing the behavior of individual unit. They straightway applied the conclusion drawn from the individual unit on the economy in its totality. इन्होंने इंडिविजुअल यूनिट के कंक्लूजन कहां अप्लाई कर दिए है? पूरी के पूरी इकोनॉमी पे। माइक्रो, सुनो, माइक्रो मैक्रो का बेस होता है। माइक्रो आपको पहले पढ़ाया जाता है, फिर ही मैक्रो पढ़ाया जाता है हमेशा से। कभी भी कोई टीचर मैक्रो पहले नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, हमेशा यही सिद्धांत होता है। माइक्रो बेस होता है। अब आपको तो माइक्रो कुछ बच्चों को 11th में ही पढ़ा दी गई और आरबीएसई वालों को 12th में, लेकिन सब भी माइक्रो मैक्रो साथ में ही चलती है। इसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैक्रो में अपन ने मनी पढ़ा, अब मनी के अंदर आया आपको कि भैया मनी जो है वो MU इज इक्वल टू प्राइस वगैरह, वो सब बातें करी अपन ने, तो वहां MU वगैरह आ गया। ऐसे ही बजट के अंदर हर जगह पे तुम देखो माइक्रो का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो आता है, लिंक आता है, क्योंकि माइक्रो तो माइक्रो बेस है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रो में जो पढ़ा है वो एज इट इज कहां अप्लाई कर दो मैक्रो में। हर सब्जेक्ट की अपनी एक मेरिट है, उसको उसी मेरिट के आधार पे पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों से गलती हुई। अब देखो क्या क्या गलती हुई, इसमें बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन 2-3 मैंने डाली है। नंबर 1, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम वेज रेट इन द इकोनॉमी। इन्होंने कहा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वेज रेट कैसे निकलेगी? डिमांड सप्लाई से। जैसे आज मान लो हमारे यहाँ ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई है, अब दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम वेजेस है। तो क्या वेजेस ऐसे निकलती है? नहीं, डिमांड सप्लाई उसमें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिमांड सप्लाई ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पूरे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई तो अलग अलग जगह पे वेरी करती है। जैसे राजस्थान में लेबर की जो डिमांड है और सप्लाई है, क्या यूपी में भी वही रहेगी? जितना मेरा मानना है, राजस्थान एरिया में बड़ा है और यहाँ पे लेबर की सप्लाई कम है, और यूपी एरिया में छोटा है लेकिन वहां लेबर की सप्लाई बहुत, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अब राजस्थान एरिया वाइज पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट यूपी है। तो यूपी में कितनी पॉपुलेशन है? 23 करोड़ की आबादी है, लेकिन 23 करोड़ जितना एरिया नहीं है, तो वहां हमेशा सप्लाई ज्यादा है। तुम्हें बताया था ना मैंने, ठीक है। यूपी तो अपने आप में एक कंट्री है। यूपी तो अगर मान लो यूपी इंडिया से अलग होता तो इंडिया चाइना और यूएसए के बाद 4th लार्जेस्ट कंट्री होता वर्ल्ड की। इंडिया से अलग भी कर लो तो 23 करोड़ की आबादी किसी देश में भी नहीं है। इंडिया, चाइना और यूएसए को छोड़ के, इन तीन के अलावा किसी देश की आबादी 23 करोड़ नहीं है। यूपी की अकेले की आबादी 23 करोड़ है। यूपी तो अपने आप में कंट्री है, तो वहां से सप्लाई बहुत है। आपको पूरे इंडिया में लेबर कौन सप्लाई करता है? यूपी। आप देखा करो, खाने पकाने वाले, कैटरर्स वगैरह, ये सब फेमस यूपी के होते हैं। लेबरर्स, कारपेंटर, ऐसे में आपको अलग अलग फील्ड बता दूं जिसके अंदर यूपी से सबसे ज्यादा लेबर होते हैं, लेकिन वो यूपी में नहीं काम करते क्योंकि वहां उनकी डिमांड कम है और उनकी सप्लाई बहुत, ऑल ओवर इंडिया उनकी सप्लाई कम है, तो वो वहां जाते हैं और वहां अपनी सप्लाई देते हैं, अपनी लेबर देते हैं, क्योंकि वहां उनकी डिमांड ज्यादा। तो भैया एक की डिमांड और सप्लाई से वेज रेट नहीं निकलती। ये डिमांड को आप किस में ले लो? एग्रीगेट में। और ये सप्लाई को भी किस में ले लो? एग्रीगेट में। ये काम किसने किया बाद में? कीन्स ने किया, इन्होंने नहीं किया। अंडरलाइन करो। तो इनका कहना था कि इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमाइन द वेज रेट एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। The equilibrium between demand and supply is possible only at the full employment, and full employment in a free capitalist economy is a normal situation according to these classes. देखो, इनको ये लगता था कि इकोनॉमी में फुल इक्विलिब्रियम क्या है? एक नॉर्मल बात है। डिमांड और सप्लाई हमेशा इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इट इज नॉट अ बिग डील, और डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर ही रहेंगे और इकोनॉमी हमेशा किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम। तो इनके लिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहना एक नॉर्मल बात थी। जो कीन्स के लिए नॉर्मल, ये उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। पढ़ो आगे। एनी टाइम अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हुआ भी सही, तो ये देखो पागल जैसी बात, अंडरलाइन करो, अ कट इन वेज रेट विल ब्रिंग द रियल वेजेस डाउन व्हिच विल टर्न इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड लगा दिया कि अगर वेजेस कम करेंगे तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट था थोड़ा सा, वो अपने आप सही हो जाएगा। इनको लगता था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्पररी सिचुएशन, नॉर्मली इकोनॉमी विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाट दे थिंक
कि इकोनॉमी हमेशा किस में रहेगी भाई, इक्विलिब्रियम। और तीसरा इन्होंने बाउले जैसा मार्केट दिया, अरे लॉ दिया, लॉ ऑफ मार्केट। क्या कहा इन्होंने, अंडरलाइन, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड, अंडरलाइन, जेबी सॉ ने दिया था ये, वॉट एवर अमाउंट इज प्रोड्यूस द होल ऑफ इट इज डिमांडेड एंड सोल्ड, गधे। मतलब कि अगर मैं यहां पे 200 चेयर लगा दूं तो 200 बच्चे आएंगे, 300 लगा दूं तो 300 आएंगे, 450 लगा दूं तो 450 आएंगे। सप्लाई विल क्रिएट इट्स, कोई खाली नहीं बैठेगा, तुम्हारी ताकत है उतना माल बनाओ, बिकेगा, सब बिकेगा। ठीक है, इनका मानना था ये। ठीक है, ये अगर उस जमाने में हम लोग होते कभी और बना बुनू देते, अब जो लोग उस समय में थे उन्होंने बना भी दिया, ठीक है, और फिर हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। क्या देखा, उसमें अच्छी इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई। हालांकि ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का ये मात्र कारण नहीं था, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड तो अमेरिका से निकला था। उसमें स्टॉक मार्केट का बर्स्ट होना, बैंकों का हद से ज़्यादा लोन देना, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें से एक ये भी था। तो फिर जाके हम इसको नाम देते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, जब पूरा वर्ल्ड किस में चला गया भाई साहब। पढ़ो जरा आगे पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग एनालिसिस क्लासिकल कंक्लूड दैट जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। इनका यह मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन क्यों नहीं होता, जो मांगोगे वो सब बिकेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होगा कि कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट हो भी गया तो प्राइस कट कर देना, तो जैसे डिमांड, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाती है, जैसे लेबर की डिमांड वापस बढ़ जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी कभी हो भी गया तो वो फिर अपने आप सही हो जाएगा। मतलब देखो ये सारी थ्योरी हमें क्या बकवास लगती है, हम उसी जमाने में पैदा हुए ना यार, तो हमें ये सब चीजें बावली जैसी लगेगी, क्या बकवास कर रहे हैं लोग। इन्होंने जो दुनिया देखी थी वहां पे इन्होंने फ्री कैपिटलिज्म ज्यादा देखा था, और कैपिटलिज्म में क्या होता है, डिमांड सप्लाई हर चीज को सही कर देता है, तो इनको ये लगता था सब सही हो जाएगा, सरकार की कोई जरूरत नहीं। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना सरकार के कोई देश चल भी रहा होगा। भले सरकार चुनने का जो तरीका है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है या अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, वो अलग बात है कि कोई राजा किसी देश को चला रहा है, उसके बाद उसका बेटा चला रहा है, कहीं पे कोई रूल है, कहीं पे कोई रूल है, लेकिन आप सब ये चीज मानते हो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी का तो होना जरूरी है। ठीक, जैसे अपन लोग रिलीजन में देखते हैं कि अपन किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, लेकिन अपन सब एक चीज में बिलीव करते हैं कि कोई तो है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, कंट्रोल कहीं ना कहीं तो है। इसीलिए हम कोई भी अच्छी बुरी चीज करते हैं तो डरते हम कि यार ये चीज मैंने करी है, ठीक है, तो इसका खामियाजा मुझे आगे चल के उठाना पड़ेगा। और जो लोग इस बिलीफ सिस्टम से दूर हो जाते हैं ना, छोड़ो, ठीक है, वो सबसे खतरनाक होता है फिर कि जब वो उनका ये बिलीफ सिस्टम टूट जाए। ठीक है, एक मूवी थी ओ माय गॉड, उसमें मूवी पूरी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें ना एक डायलॉग मुझे बहुत बेकार लगा। एक जर्नलिस्ट उससे परेश रावल से पूछता है कि भाई रिलीजन का आपके हिसाब से किसी की लाइफ में क्या रोल होता है, तो परेश रावल कहता है कि भाई वो या तो आपको कमज़ोर बना देगा या टेररिस्ट बना देगा रिलीजन, वो ये कहता है। वो बिल्कुल गलत बात है, सही बात नहीं है। मतलब मेरा ये मानना है रिलीजन आपको कमज़ोर तो कभी नहीं बना सकता। रिलीजन में क्या है कि एटलीस्ट हमारे दिल में ये रहता है कि यार मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या मुझे ये चीज़ अच्छी चीज़ है करनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ जब मेरा यही इम्पैक्ट ही हट जाएगा कि ऊपर कोई है। एक बच्चा आया मेरे पास, वो बोलता था मैं भगवान में नहीं मानता किसी भी, तो मैं कहा कि फिर तू इस चीज़ में तो मानता है ना कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई तो चला रहा है। नहीं सर, ये सब ऐसे ही चल रहा है। मैं कहा जैसे पहले हम होमो सेपियंस थे, तो फिर हम ये बने, फिर हम ये बने, फिर इवोल्यूशन हो के हम इंसान बने, तो ये सही, ये सब ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं कौन सी बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली उसने कहा सर एक गुब्बारा आया, वो फूटा और सब निकल गया उसमें से। मैं कहा तेरी ऐसी तैसी। पता नहीं अंग्रेजों के, या अंग्रेजों में बहुत नास्तिक होते हैं लोग। जैसे इंग्लैंड में तो सबसे बड़ा रिलीजन ही एथिस्ट है, मतलब वहाँ के अब 46% लोग नास्तिक हो चुके हैं।
उनके एक सर्वे में पाया गया। अब बचे 54 के अंदर क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू या जो भी रिलीजन को फॉलो करे वो अब 54 बचे हैं, और हाईएस्ट नंबर पे 46 कौन है? समीर जैसे। तो अब वो जो एथिस्ट लोग हैं ना, वो ये कहते हैं भाई कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर, सब चीज अपने आप चल रही है, सब यही है, वो फिर यही है जो कुछ है, और कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाना। तो भैया क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे आते वापस, इन्होंने ये मान लिया कि कोई सरकार, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज डिमांड सप्लाई से अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ही नहीं, आया तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ये सब बावले जैसी चीजें थी। यहां से जन्म हुआ कीन्स का, अंडरलाइन करना। Keynes and a number of economists have criticized these theories. इन्होंने इन theories को क्या किया? क्रिटिसाइज किया। All the assumption of this theory was wrong and impartial. ठीक है। And the greatest fallacy is this, that Great Depression period proved empirically that these views are wrong. Great Depression period ने ये साबित कर दिया कि ये theories क्या है? गलत है। Now after denouncing this theory, इन theories को denounce करने के बाद कीन्स ने अपनी एक थ्योरी दी, अंडरलाइन करना, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो ज्यादा सिस्टमैटिक थी, रियलिस्टिक थी, और कीन्स ने ही हमें बताया कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर पे आते हैं, अभी सब पास्ट था, चैप्टर का नाम यही है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, शुरू करेंगे इसको। तो ये चैप्टर किसने दिया? कीन्स ने दिया, सही मायने में। इससे पहले जिन लोगों ने ये सब चीजें बताई वो बहुत ही गलत। तो ये एक पेज मैंने बस तुम्हारी नॉलेज के लिए डाला है, आपका चैप्टर अब यहां से शुरू हो जाता है सीधा, लेकिन ये बताना जरूरी था। क्या क्या मेन बुलेट पॉइंट्स बताए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इकोनॉमी हमेशा किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी हम प्राइसेस को कट कर देंगे तो वेजेस कम कर देंगे तो लेबर का डिमांड और टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है इनका? कि सप्लाई विल क्रिएट, जितना माल आप बनाओगे वो सबके सब। अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, ओवर प्रोडक्शन नाम की। फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर चीज अपने आप सही हो जाती है, ठीक है, कोई अपर हैंड होने की जरूरत, सरकार की जरूरत नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब सही हो जाता है अपने आप। तो ये सब तो इसी के एडमायरर थे कि हमेशा क्या होनी चाहिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट फिर कीन्स ने देखा कि डिप्रेशन पीरियड आने के बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी सुधारनी चाहिए। इक्विलिब्रियम देश में हमेशा नहीं रहेगा, कभी डिमांड ज्यादा आ जाएगी और कभी ऐसा नहीं होगा। तो वो सब चीजें बताएगा कैसे। तो सबसे पहले आज की क्लास में बस मैं आपको एडी का मतलब बताऊंगा। व्हाट इज एडी? एग्रीगेट। फिर ये कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई, अब वो दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। तो वो अचीव होने के लिए दो अप्रोच पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कितनी अप्रोच बताऊंगा? दो थ्योरी दी है इसने। तो पहली थ्योरी क्या है? एडीएएस अप्रोच। लेकिन वो थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले किसका मतलब पढ़ना है? एडी का। फिर किसका? फिर सेकेंड अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसमें भी मैं किसका मतलब बताऊंगा? सेविंग फिर इन्वेस्टमेंट। ये दो अप्रोच पढ़ लेंगे हम। फिर इसके इसी अप्रोच से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो अपन लोग देखेंगे, ध्यान से देखना। एडी, बोलो मेरे साथ। एग्रीगेट डिमांड मींस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज demanded by all the consumers and firm in an economy. हमारी इकोनॉमी में चुप रहो, हिंदी में लिख के आना है क्या? जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, फर्म है, जो भी कोई लेता है हमारे यहाँ, वो जितने भी माल की डिमांड कर रहा है वो एडी में आएगा। जैसे आज मैं मेरी बात करूं तो मेरे को कपड़े चाहिए, मोबाइल चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, घर चाहिए, ये सब मेरी डिमांड है, ये कंज्यूमर की डिमांड आ गई। सरकार को स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, ये चाहिए, रोड बनाने, ये उनकी डिमांड आ गई। बिजनेसमैन को बहुत सारी चीजें चाहिए। जितनी भी चीजें हमारे देश में रहने वाले एक एक बंदे को चाहिए, उन सबको जोड़ लो तो पूरे देश की क्या जाएगी? और वो किसके बराबर होनी चाहिए?
तो क्या आ जाएंगे हम, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो कीन्स ने ये कहा ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी बराबर भी नहीं आएंगे। इसने कहा ये आइडियल सिचुएशन है, आ जाए तो नसीब तुम्हारे, हो नहीं सकता। ये हमेशा इकोनॉमी में ओवर या अंडर की प्रॉब्लम चलेगी, और उसको कैसे सही करना है फिर इसने ये बताया। तो इस यूनिट को मैंने 2 चैप्टर में बांटा है। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा मैं आपको, फिर अगले चैप्टर में सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जब नहीं रह पाता तो हम इसको सही कैसे, वो भी कीन्स ने अपनी किताब में लिखा है सब बराबर, जिसका एक अंश आपके इस चैप्टर में दिया गया है। समझे बराबर। एग्रीगेट डिमांड में 4 चीजें आती है। देखो अगर मैं आपको कहूं कि हमारी डिमांड कितने तरह की है, पहले तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब टिक कर लेना, पहली लाइन में लिखा हुआ है रिफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी। अंडरलाइन कर लो, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी। अब ये एग्रीगेट डिमांड 4 चीजों से मिलके बनेगी। इसको पढ़ के आपको एक और ऐसी एक चीज याद आएगी कि सर ऐसी एक चीज हमने पहले भी कभी पढ़ी है, बताना कहां है, पहले पढ़ा देता हूं। एग्रीगेट डिमांड 4 चीजों से मिलके बनेगा। नंबर 1 प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड, क्या है? नंबर 2 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, नंबर 2। नंबर 3 गवर्नमेंट डिमांड, और नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट। नेट याद आ रहा है? ये 4 चीजें पहले कभी देखी। नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, उसमें भी ये 4 चीजें आती थी, सेम है वो चीज। तो देखो अब आप जब डिमांड करोगे तो किन किन चीजों की डिमांड करोगे? भैया आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, ये सब आपकी कंजम्पशन डिमांड है। हाउस होल्ड डिमांड कौन सी डिमांड है? ये हाउस होल्ड डिमांड किसको चाहिए होती है भैया? सारे कंज्यूमर्स को, ये तो सबको ही चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं। ये करते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जैसे अच्छी दुकान हो, शोरूम हो, फैक्ट्री हो, दुकान में माल हो, ये हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ये भी डिमांड है। फिर सरकार को भी डिमांड करनी होती है, जैसे स्टील खरीदती है सरकार, सीमेंट खरीदती है, सरिया खरीदती है, किसानों से एमएसपी पे माल खरीदती है ताकि वो गरीबों को दे सके, अनाज खरीदती है, तो गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। तो ये किस में आता है? गवर्नमेंट डिमांड। और चौथी नेट एक्सपोर्ट, ये हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो आउटसाइडर करते हैं। जैसे आज मान लो ये कपड़ा इंडिया में बना है, लेकिन इसको चाहिए किसको? अमेरिका वाले बंदे को, तो ये कौन सी डिमांड हो गई? एक्सपोर्ट डिमांड। क्या हो गई? सेम ऐसे ही हम जो कपड़ा पहन रहे हैं ये अमेरिका से नहीं आया है, इंडिया में नहीं बना है, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो इसीलिए नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो सिर्फ इंडिया वाली डिमांड चाहिए हमें, बाहर वाली डिमांड, इसलिए इंपोर्ट हटा देंगे। और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर बाहर वाला भी कर रहा है तो उसे हम एक्सपोर्ट में लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्सपोर्ट माइनस ये नेट एक्सपोर्ट। तो 1 2 3 4, इन चारों को मिलके हमारी कौन सी डिमांड बनती है? एग्रीगेट डिमांड। कौन सी डिमांड बनती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में टोटल कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वो निकाल के बताओ, तो आप 4 चीजों को ऐड कर देना। कंज्यूमर डिमांड, प्राइवेट डिमांड जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन डिमांड, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट डिमांड, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट डिमांड, और चौथे नंबर पे पढ़ो इसके बारे में, अंडरलाइन करो। नंबर 1 हाउस होल्ड डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, सॉरी, द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल द हाउस होल्ड इन देयर पर्सनल कंजम्पशन। टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल द हाउस होल्ड ऑन देयर कंजम्पशन। जो भी डिमांड आप अपने कंजम्पशन पे करते हो, जैसे आपने रोटी खरीदी, सब्जी खरीदी, कपड़ा खरीदा, मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, ये सब चीजें आप किस में यूज कर रहे हो? अपने कंजम्पशन में। तो ये किस में आएगा? इसमें। ये सब ले लो। अब कंजम्पशन के अंदर आप लोगों ने कितनी चीजें खरीदी है सबको टोटल ऐड कर देना है आपको। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट डिमांड, अंडरलाइन करो। इन्वेस्टमेंट डिमांड, अच्छा कंजम्पशन डिमांड में ये चीज टिक कर लो, कंजम्पशन डिमांड डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको मैं चैप्टर में आगे समझाऊंगा, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन डिमांड किस पे डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम, और इसको थोड़ा सा भी समझा देता हूं, इसके बारे में बहुत लंबी डिस्कशन करूंगा मैं आगे। तनीशी, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, सिमरिता को हर हफ्ते 100 रुपए मिलते हैं, कंजम्पशन मेरा ज्यादा होगा कि सिमरिता का? बोलना बेटा। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, या मान ले मेरे को रोज 10,000 रुपये मिलते हैं, सिमरिता को 100 रुपये मिलते हैं, कंजम्पशन मेरा ज़्यादा होगा कि इसका? मेरा इतना क्या सोच रही है इसमें?
तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम। आप 100 रुपए कमाओगे तो 100 रुपए जैसा कंज्यूम करोगे, और 10,000 कमाओगे तो वैसा कंज्यूम करोगे। तो एक तो इनकम पे, और दूसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, कि आपकी कंजम्पशन करने की क्षमता। अब सुनो, मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, और इसको खनक को 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन मैं कंजूस टाइप का आदमी हूँ, मेरे से पैसे खर्च नहीं होते, मेरे को जो मिलता है मैं सब सेव कर लेता हूँ। और ये थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, कंजूस का उल्टा क्या हुआ? बहुत दिलेर, बहुत खर्चीली है। अब कंजम्पशन कौन ज्यादा करेगा? ये सर इसके पास है तो 500 ही ना, तो मेरे पास 10,000 है, मैं वो भी नहीं कर रहा ना, लेकिन मैं तो 10,000 भी पूरे सेव कर रहा हूँ, उसके पास भले 500 है लेकिन वो तो 500 पूरे ही खर्च कर देती है। तो भैया कंजम्पशन डिमांड दो चीजों पे निर्भर करती है, हाउस होल्ड डिमांड, एक तो इनकम पे, एक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी खर्च करने की क्षमता और इनकम। अब इसके बारे में और डिटेल में बात अपन आगे करेंगे कि ये कैसे मूव करेगा, बस अभी टिक कर लेना, ये जरूर लिख के आना अगर आए तो, कि भैया कंजम्पशन डिमांड किस पे डिपेंड करती है? इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड में इन्वेस्टमेंट आएगा, रियल इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन करो, जैसे मशीन, टूल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग वगैरह, ये भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। नीचे टिक कर लेना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, टिक कर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। देखो यहाँ देखो, ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस पे से। अब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा लैंड में, बिल्डिंग में, गोल्ड में, जो जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं सब में। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोल रखा है, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर, जैसे आप ये शेयर्स, बॉन्ड वगैरह में पैसे लगा रहे हो, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। इकोनॉमिक्स का मतलब रियल इन्वेस्टमेंट, कॉन्क्रीट होना चाहिए कुछ। अब आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट, दीज आर पेपर क्लेम्स। क्या है ये? इकोनॉमिक्स में इनके लिए कोई जगह नहीं है। जब भी मैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट बोलूं तो इन्वेस्टमेंट मींस रियल इन्वेस्टमेंट। क्या? रियल इन्वेस्टमेंट, नॉट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, नॉट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ओनली रियल इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन। अब देखो, इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे दो चीजें देखनी होती है, एक तो उस इन्वेस्टमेंट की मार्जिनल एफिशिएंसी और इंटरेस्ट रेट, दोनों का मतलब समझा देता हूँ। जैसे आज अगर मान लो मैं लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करूंगा और वही पैसा मैं अपनी दुकान में माल डला लूँ तो मुझे उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं दुकान में माल डलाऊंगा, फिर मैं उधर नहीं जाऊँगा, और उधर मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा तो मैं उधर जाऊँगा। और एक इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आज आपके पिताजी से अगर आप पूछोगे तो, अब जैसे हमारी कम्युनिटी में इंटरेस्ट अलाउड नहीं है तो वी आर एक्सेप्शंस, बट बाकी जो भी बिजनेसेस है जितना मैं जानता हूँ वो लोन पे ही चलते हैं। कोई ना कोई सीसी, ओडी वगैरह लोन लेता ही है। क्यों लेते हैं? जबकि वो पता है ब्याज भी देना पड़ेगा उधर, क्योंकि उन्हें पता है कि 10%, 12% ब्याज पे लोन लेंगे और उससे जो माल दुकान में डलाएंगे और उसे बेचेंगे तो उससे 20% रिटर्न मिलेगा। तो आपके पैसों से बिजनेस करेंगे, सारे खर्चे निकालेंगे और उसमें से आपको 12% ब्याज दे देंगे और 8 हम खुद बचा लेंगे। तो भैया कुछ लोगों का ये मानना है कि बिजनेस कभी खुद के पैसों से करना ही नहीं चाहिए, बिजनेस तो हमेशा बैंक के पैसों से करना चाहिए। ठीक है, आपका तो सिर्फ दिमाग लगना चाहिए, पैसा आपका लग रहा है और दिमाग भी आपका लग रहा है, तो ये कुछ लोगों का ये मानना है कि एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। दिमाग आपका हो, पैसा दूसरे का हो, और पैसा आपका हो तो फिर दिमाग दूसरे का हो, दोनों आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी फिलॉसफी है, तो सुनिएगा जरा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट, दो चीजों पे आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। मार्जिनल एफिशिएंसी के एक इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊं तो दूसरे पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, और इंटरेस्ट रेट अगर मैं यही पैसा बैंक से लेकर आऊं तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, इससे डिपेंड होती है। ये सब कीज ने बोला है कि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड निकलेगी, और हाउस होल्ड डिमांड या कंजम्पशन डिमांड किससे निकलेगी? इनकम से। नंबर 3 गवर्नमेंट डिमांड, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, गवर्नमेंट जो चीज़ खरीदनी चाहे, जितनी खरीदनी चाहे वो चीज़ें वो लेती है, बजट में लिखती है बराबर, और उतनी चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए। देखो, द गवर्नमेंट डिमांड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट फॉर
कलेक्टिव वांट्स लाइक रोड, रेलवे, कैनाल, ब्रिज, एजुकेशन, हेल्थ। गवर्नमेंट को तो सब में खर्चा करना है, और इन सब चीज़ों में खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़, जैसे आज बजट आया, सुनो, अब बजट में गवर्नमेंट ने बता दिया कि हमारी मंशा साफ है कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा करना है, हमें खूब सारे रेलवे बनाने हैं, रेलवे ट्रैक बनाने हैं, नई ट्रेनें चालू करनी है, हमें हमारा रोडवेज अच्छा करना है, नेशनल हाईवेज बढ़ाने हैं। गवर्नमेंट ने बजट में अपना इंडिकेशन दे दिया कि हम रेलवे के ऊपर या मान लो रोडवेज के ऊपर 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे। जहां गवर्नमेंट ने बोल दिया हम 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, गवर्नमेंट की डिमांड है, अब आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। सीमेंट इंडस्ट्री एकदम चौकन्ना हो गई, स्टील वाले चौकन्ना हो गए, बनाओ खूब, लेंगी गवर्नमेंट, लोग नहीं लेंगे, भले लोगों के घर बने ना बने, अपना तो सीमेंट यहाँ बिकेगा, अपना सरिया इधर बिकेगा, ये गवर्नमेंट का टेंडर है। तो भैया आपको सप्लाई किसने दे दी? गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट की डिमांड है तो सप्लाई आप दोगे। अब तो भैया पहले डिमांड बढ़ना पड़ेगा हमें कि डिमांड कौन कौन कर रहा है। इंडिविजुअल कर रहे हैं अपनी कंजम्पशन नीड के लिए, इंडिविजुअल कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट नीड के लिए, और गवर्नमेंट कर रही है अपनी नीड के लिए। और चौथे नंबर पे जो हमारी डिमांड आती है वो किससे प्रभावित होती है? एक्सपोर्ट्स। ये वो चीजें हैं जो कंट्री का गुड्स है, लेकिन उसे कंज्यूम कौन कर रहा है? फॉरेनर। ये माल हम किसके लिए बना रहे हैं? गौरव के लिए, ठीक है, कि भैया हम बनाएंगे लेकिन खरीदेगा फॉरेनर, तो वो फॉरेनर के लिए डिमांड है। समझ गए बराबर? ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एग्रीगेट डिमांड कितनी चीजों से मिलकर बनाया है? 4 चीज। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर। ये ऑल पे खास ध्यान रखना, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन, और वो कितनी चीजों से मिलकर बनाया है? कंजम्पशन डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड भी बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड। तो आप जो भी चीजें खरीदते हो अपनी कंजम्पशन नीड को पूरा करने के लिए, वो कौन सी डिमांड है? कंजम्पशन डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड। और वो 2 चीजों पे निर्भर करती है, इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोलो जरा। हमारा एग्जांपल याद रखना कि एक की इनकम ज्यादा है तो वो कंजम्पशन ज्यादा ही करेगा, लेकिन हो सकता है इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी वो कंजम्पशन ना करे, क्योंकि उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ही कम है। और इसके बारे में मैं एक चर्चा आगे भी करने वाला हूं। सेकंड नंबर पे कौन सी डिमांड है? इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट में 2 बातें याद रखना। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट लूंगा मैं? रियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और रियल इन्वेस्टमेंट 2 चीजों से मिलकर बनी है, मार्जिनल एफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब समझाया मैंने तुम्हें। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट डिमांड। आपको क्वेश्चन पूछेगा गवर्नमेंट को क्यों डिमांड करना है, गवर्नमेंट को गुड्स क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को गुड्स चाहिए रोड बनाने के लिए, रेलवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। जैसे हमें गुड्स चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को भी गुड्स, तो गवर्नमेंट की डिमांड हो गई। और चौथे नंबर पे फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, जो हमारा माल गवर्नमेंट खरीदेगी, ठीक है, जो हमारा माल हम बनाएंगे लेकिन खरीदेगी कौन? गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट डिमांड में आ गया। और हमारा माल अगर फॉरेनर खरीदेंगे तो वो किस में आ गया? नेट एक्सपोर्ट। उसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आज मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी और एडी का मतलब बताया बस। धन्यवाद, कल देखेंगे बाकी।